हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है क्लास 12 के चैप्टर भू संसाधन एवं कृषि को जो है पढ़ेंगे, समझेंगे। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है कुछ टॉपिक जैसे भू राजस्व अभिलेख और उसके द्वारा किए गए भू वर्गीकरण को जो है समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भू उपयोग में परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तीसरी बात, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहा जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ भारत में जो फसल ऋतुएं हैं उन ऋतुओं को भी जो है आसान तरीकों से जो है जानने, समझने और याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पाठ को। सबसे पहले जो है भू संसाधन और कृषि की जो है व्याख्या कर लेते हैं। चूंकि किसी भी पाठ को समझने के लिए यदि उस पाठ का शीर्षक यानी टाइटल को यदि समझा जाए तो समझ लीजिए कि जो है 25 से 30% पाठ आपको ऐसे ही समझ में आ गया। क्योंकि पाठ होता क्या है, पाठ होता है किसी कंसेप्ट को क्लियर कराने का काम करता है। और इस कंसेप्ट में क्या कंसेप्ट आपका क्लियर करना है ये समझने के लिए आपको शीर्षक बताता है। शीर्षक, शीर्षक मतलब सिर, यानी सिर ही उसकी जो है पहचान होती है। इसलिए जैसे हमारा आइडेंटिफिकेशन कोई करेगा तो कैसे आइडेंटिफाइड करेगा, सिर से आइडेंटिफाइड करेगा, फेस से आइडेंटिफाइड करेगा कि आखिर कौन है भाई, कौन है तो कैसा है। तो उसी तरह से जो है कोई भी शीर्षक या टाइटल रहता है तो उसको यदि हम लोग समझ लेते हैं तो समझिए कि पाठ काफी आसान हो गया। जैसे भू संसाधन, अब भू संसाधन क्या है, भू का मतलब भूमि है और संसाधन का मतलब क्या है, तो संसाधन की व्याख्या आप लोग छोटे क्लास से पढ़ते चले आए हैं। संसाधन का मतलब हर वैसा साधन जिसका प्रयोग मानव जो है अपने विकास कार्यों के लिए जो है करता है ना। उसके वर्गीकरण को देखें संसाधनों का तो आप जानते हैं, एक जो है प्राकृतिक संसाधन और एक जो आपने पढ़ा होगा जो है मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन पढ़ा। इसके अलावा मानव स्वयं में भी एक संसाधन है। संसाधन का शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ क्या हो गया, अंग्रेजी में हम लोग रिसोर्स कहते हैं, हिंदी में संसाधन कहते हैं। यानी हर वह साधन जिसके द्वारा जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपने विकास के मार्ग में आगे बढ़ते हैं या बढ़ाने में जो भी सहायक होता है वो सारी चीजें संसाधन होती है। ये तो संसाधन की बात हो गई। कृषि की बात करें, कृषि कहते किसको है, क्या होता है खेती, तो सुनने में तो बहुत आसान लगता है लेकिन कृषि का जो है यदि हम लोग व्याख्या करें तो जटिल भी हो सकता है। लेकिन हमेशा जो है कंसेप्ट अपने हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए और अपने मन में जो उस बात को रखना चाहिए। तो कृषि के अंतर्गत जो है वो समस्त क्रियाएं शामिल है। कौन सी क्रियाएं, जो ज्यादातर प्राथमिक क्षेत्रों से रिलेटेड है, मगर इसमें भी जो है यदि आप इसकी व्याख्या सही से नहीं कर पाएंगे तो आपकी परिभाषा गलत हो जाएगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि कृषि के अंतर्गत पशुपालन, फसलों का उत्पादन, सबसे पहले फसलों का उत्पादन कहेंगे, फिर कहेंगे पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन जिसको कुक्कुट पालन भी कहा जाता है, आदि को जो है शामिल किया जाता है। ये समस्त प्रक्रियाएं जो है कृषि कहलाती है। आप डेयरी को भी इसमें जोड़ सकते हैं, डेयरी भी कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। और जब हम लोग जो है केवल जो है अनाजों की कृषि की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि भूमि में जो है हम लोग जब जुताई है ना, निराई गुराई, सिंचाई, बुआई, कटाई, सुहाई, ये सब माध्यमों से या इन सब स्टेप से गुजरते हुए जब जो है फसल का उत्पादन करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग कृषि कहते हैं, खेती कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो है चैप्टर के अनुरूप, अपना लेसन के अनुरूप जो है पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि भू राजस्व अभिलेख द्वारा, आप जानते हैं भू राजस्व अभिलेख क्या है, तो एक विभाग है भारत में, कृषि योग्य जो भूमि होती है उसका एक विभाग है। तो इस विभाग को, यह विभाग इस बात को मॉनिटर करता है, इस बात को देखता है कि कृषि योग्य कितनी भूमि है ना, या कुल भूमि कितनी है।
उसका किन किन कार्यों में जो है कितना कितना प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हो रहा है, इन सारी बातों का जो है आकलन करना, सभी चीजों को मॉनिटर करना, ये सारा कार्य जो है किसका होता है? तो भू राजस्व अभिलेख विभाग का होता है। और इसी विभाग ने जो है भारत में भूमि के वर्गीकरण के अंतर्गत इसको 9 वर्गों में जो है बांटा है ना? किसने बांटा है? तो भू राजस्व अभिलेख विभाग ने क्या किया है? भू राजस्व अभिलेख विभाग द्वारा इसको जो है 9 भागों में जो है बांटा है। अब एक एक भाग को हम लोग को समझना चाहिए। जैसे पहला भाग किया है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी फॉरेस्ट एरिया। वनों के अधीन क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? जंगल के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। यानी जो है यदि हम कहें कि अपना देश भारतवर्ष के कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है कौन सा चीज जो है या किस तरह का भूमि का उपयोग हो रहा है ना? इसमें वन क्षेत्र कहां कहां है, वन क्षेत्र कहां है ना? और कितने प्रतिशत भूभाग पर है, ये बताने का काम कौन करता है? भू राजस्व अभिलेख करता है। और इस एरिया को जो है जितने वनाच्छादित प्रदेश होंगे उसको जो है वनों के अधीन यानी फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत हम लोग जो है देखेंगे। मगर यह आवश्यक नहीं है, सरकार ने जो आकलन किया है वो आवश्यक नहीं है कि वास्तविक रूप में जो है वहां पर उतना वन जो है मौजूद है ना? ये जरूरी नहीं है कि वहां पर वास्तविक रूप में उतना जो है मौजूद है। दूसरा जो है भूमि है बंजर और व्यर्थ भूमि, यानी जो है इस विभाग ने दूसरा भूमि वर्गीकरण किया है बैरन। बैरन मतलब बंजर, और वेस्टलैंड, वेस्टलैंड माने व्यर्थ पड़ी हुई भूमि जिसका जो है कोई उपयोग नहीं है। बैरन वेस्टलैंड कहते हैं हम लोग इसको। तो दूसरा वर्ग हो गया किसका? बैरन वेस्टलैंड का जो है वर्ग हो गया। इसमें कौन सी जो है भूमि आ जाएगी? तो इसके अंतर्गत जो है वैसी भूमि आ जाएगी जो लंबे समय से जो है क्या पड़ी हुई है? खाली पड़ी हुई है, व्यर्थ पड़ी हुई है। इसके अंतर्गत आप मरुस्थल की भूमि को भी जो है देख सकते हैं, जो बंजर है, जहां कुछ भी उपज नहीं होता है। पहाड़ी भूभाग आ जाएगा, खड्ड आदि का भाग आ जाएगा। ये सब अयोग्य व्यर्थ भूमि के रूप में वर्गीकृत की गई है, यानी इसका कोई यूज नहीं है, बंजर है, बेकार है। ठीक है, ये भूमि का दूसरा वर्गीकरण हो गया। तीसरे वर्गीकरण में आ जाएंगे तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्य मतलब जो है वैसी भूमि जो खेती बाड़ी के लिए यूज नहीं होती है, दूसरा कार्य के लिए यूज होता है लेकिन उसमें खेती वगैरह नहीं होती है, ऐसी भूमि। तो गैर कृषि कार्यों के संवर्ग में जो है वैसे क्षेत्रों की भूमि आ जाएगी जिसपे गांव बसा हुआ है ना, घर बना हुआ, मकान बने हुए हैं। शहर बसा हुआ है जिस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, ये सब जहां पर बसा हुआ, उद्योग बसे हुए हैं, है ना, दुकानें, मार्केट, मॉल, ये सब बना हुआ है ना। और ये सब भूमि का मोस्टली यूज जो है ना द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में हो रहा होगा, है ना। इसका प्राथमिक क्रियाकलाप में यूज नहीं हो रहा होगा, इसका थर्ड सेक्टरल एक्टिविटीज में जो है इन सब भूमि का उपयोग हो रहा होगा। इसको हम लोग गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि यानी लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, है ना। क्या कहेंगे कि वैसी भूमि लैंड पुट टू ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, यानी जहां पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है मगर भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग हो रहा है। सेकेंड और थर्ड सेक्टर इसमें जो है शामिल होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्थायी चारागाह। चारागाह जिसको पास्चर्स कहते हैं, परमानेंटली सरकार द्वारा अलॉटेड रहता है हर एरिया में, है ना। ये भूमि क्या है? चरवाहा जमीन है, चरवाही जमीन है, यानी वो सरकार इसलिए रख छोड़ी है कि जो जानवर वगैरह हैं उन लोग को भी तो चरने का जगह चाहिए, खुला जगह चाहिए। तो इसलिए जो है इस भूमि को जो है स्थायी चारागाह कहा गया है। और इस स्थायी चारागाह जो है एक कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो सकता है, यानी ऐसा नहीं है कि चारागाह है यहाँ पर तो हमरे गाय जाके चरेगी, है ना। पूरा गांव का किसी का भी गाय आकर के कोई भी जानवर आकर चर सकता है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। और ज्यादातर ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहां की अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक सेक्टर से ज्यादा जो है बिलोंग करती है, उन सब क्षेत्रों में इस तरह की भूमि आपको जरूर देखने को मिलेगी जो कि परमानेंट पास्चर यानी स्थायी चारागाह के रूप में यूज होता है। ठीक है, अगला जो है पांचवा आ जाते हैं विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। यानी एक ऐसा भूमि होगा जहां पर खेती नहीं हो रही है, तरु फसल और उपवन यानी बाग बगीचे लगे हुए हैं,
ठीक है। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है क्या बताता है, कहता है इस संवर्ग में जो है फलदार वृक्षों के उद्यान और वैसी भूमि भी शामिल होती है जिस पर किसी व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व समझते हैं, जैसे मकान, ये मकान आपका खुद का है तो जो है ये निजी स्वामित्व का हो गया। और जैसे जो है बस स्टैंड, तो बस स्टैंड क्या आपका है, रेलवे स्टेशन आपका है नहीं, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो निजी स्वामित्व, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी में यही अंतर है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो हो गई उसका स्वामित्व तो सरकार के अंडर में होता है और वो सभी के लिए होता है, जबकि निजी स्वामित्व पर आपका जो है निजी अधिकार होता है। तो इस प्रकार विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को हम लोगों ने देखा। इसके बाद आ जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नाम से ही पता चलता है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल है, उस पर खेती की जा सकती है लेकिन किया नहीं जा रहा, वेस्टलैंड है, बेकार पड़ा हुआ भूमि है, यानी कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कैसे भूमि है वो, तो कृषि योग्य जो है व्यर्थ भूमि है, यानी उस भूमि का हो सकता है उद्धार तकनीक का इस्तेमाल वहां नहीं किया गया होगा, जमीन पर घास उग गया होगा, झाड़ियां होंगी, कुछ भी होगा जो बेकार पड़ा हुआ, खेती हो सकता है वहां पर लेकिन किया नहीं जा रहा, उसको जो इस कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आ जाते हैं वर्तमान प्रतिभूमि, यानी जो है करंट वैल्यू। वर्तमान प्रतिभूमि किसको कहेंगे, वर्तमान माने प्रेजेंटली। प्रति जानते हैं आप लोग, प्रति उस भूमि को कहा जाता है जो भूमि जो है खेती जिस पर नहीं की गई, जो खाली छोड़ दिया गया है, वैसी कृषि योग्य भूमि प्रतिभूमि कहलाती है। ठीक है। तो वर्तमान प्रतिभूमि जो है कई बार जो है ना भूमि की जो गुणवत्ता होती है उसको बनाए रखने के लिए प्रति छोड़ा जाता है। यदि आप लोग कृषि से संबंधित बातों को जानते होंगे तो पता होगा कि साल दर साल यदि किसी खेत में जो है फसल लगाया जाएगा तो धीरे धीरे उसका जो है उर्वरता जो है क्या हो जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो क्या करते हैं किसान जो है 1-2 वर्ष बाद जो है 6 महीना के लिए, साल भर के लिए वो खेत को जो है खाली छोड़ देते हैं, है ना। जैसे हम लोग काम करते करते थक जाते हैं और रेस्ट का आवश्यकता होता है, रेस्ट होने से एनर्जी वापस लौटती है, वैसे सभी चीजों को, इवन की मशीनरीज भी, आप मशीन गाड़ी दिन भर चलाते रहिए, रात भर चलाते रहिए बिना बंद किए, तो क्या चलेगा लंबा समय? एक दिन भी हो सकता है नहीं चलेगा। आप देखते होंगे लॉन्ग जर्नी में जो बसेस वगैरह चलती है या ट्रेन वगैरह भी चलती है, वो भी जो है कुछ कुछ जगह पर 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट का रेस्ट लेता है ना, उसको आराम करता है। तो आराम आपके लिए नहीं करने दिया कि आपको नाश्ता पानी करना है, चाहे आपको सामान खरीदने के लिए नहीं, बल्कि मशीनरीज को जो है कूल करने के लिए। हालांकि उसमें कूलेंट सिस्टम लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसलिए 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है कि मशीन वापस ठंडा हो जाए, नहीं तो जो है हीट का एक लेवल बढ़ जाएगा तो मशीनें भी काम करना जो है बंद कर देगी। इसलिए हर चीज को रेस्ट का जरूरत होता है, भूमि भी जो है इससे परे नहीं है, भूमि को भी रेस्ट का जरूरत होता है, इसलिए जो है एक अंतराल उसमें जो है देना जरूरी है। और ऐसे ही अंतराल को जो है हम लोग यहाँ वर्तमान प्रतिभूमि के रूप में जो है देखते हैं, जो कि प्रति बनी हुई है। इसकी मूल रूप से क्या कहेंगे, क्यों प्रति है भाई, तो उसकी उत्पादकता या उसकी पौष्टिकता को जो है वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है इसको रखा गया है। फिर आ जाते हैं पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि का मतलब हो गया फॉलो अदर देन करंट फॉलो, यानी जो है कहने का मतलब है कि प्रति छोड़ दी 1 आध साल, लेकिन जो है ज्यादा समय तक प्रति छोड़ देते हैं तो उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं हम लोग, पुरातन। पुरातन माने पुराना, पुराना प्रति हो गया, माने ज्यादा समय से वो प्रति पड़ा हुआ है। हालांकि जो है आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि यदि 5 वर्ष से अधिक समय से प्रति रह गया तो उसको क्या कहेंगे, उसको बंजर कहेंगे, है ना। वो जो है बंजर, बैरन लैंड में जो है उसको काउंट कर दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर पुरातन प्रतिभूमि की यदि बात होगी तो फैलो अदर देन करंट फैलो, यानी जो है वह भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक, है ना, 1 वर्ष से अधिक तक खाली पड़ा हुआ है लेकिन 5 वर्ष से कम, ये नहीं कि 5 वर्ष से ज्यादा। 5 वर्ष से ज्यादा होगा तो एकदम चला जाएगा कहाँ, 2 नंबर कैटेगरी का जमीन में चला जाएगा वो, यानी बंजर भूमि में चला जाएगा, वही बंजर और वेस्टलैंड में चला जाएगा। तो ये 5 वर्ष से कम, 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष से कम तक जो है खाली पड़ी हुई भूमि को जो है इसी संवर्ग में हम लोग रखते हैं। और लास्टली जो है 9वां नंबर जो है वह है निवल बोया गया क्षेत्र, नेट एरिया सोन, यानी जितने एरिया में जो है आपने क्या किया है, फसल उगाई गई है, बोई गई है, काटी गई है, वो एरिया जो है नेट एरिया जोन में आ जाएगा। निवल का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि कृषि वर्ष के दौरान जितनी भूमि पर जो है, क्योंकि सभी जमीन पर खेती थोड़ी होता है,
कुछ कुछ भूमि खाली भी छोड़ दिया जाता है। तो जितना जो है कृषि वर्ष के दौरान जितनी भूमि पर कृषि की जाती है, यानी फसल बोया जाता है, फसल उगाया जाता है, फसल काटा जाता है, उसी को हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं या निवल बोया गया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको जो है ये बात जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा कि भू राजस्व अभिलेख द्वारा भूमि का जो वर्गीकरण किया गया है वो कितने वर्गों में किया गया है, तो 9 वर्गों में किया गया है। कौन कौन सा वर्ग, तो 9 वर्गों में जो है वनों के अधीन भूमि, बंजर व्यर्थ भूमि, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह की भूमि, विविध तरु फसलों वनों के अंतर्गत भूमि, और जो है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रति भूमि, पुरातन प्रति भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। इस रूप में जो है भारत में भूमि का संवर्ग बनाया गया है। कितने संवर्ग हैं, 9 संवर्ग हैं। कौन बनाया है, भू राजस्व अभिलेख विभाग द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक और बात जानते हैं कि भू उपयोग में जो है परिवर्तन जो है किस प्रकार से जो है देखने को मिल रहा है। भू उपयोग में परिवर्तन क्या है, परिवर्तन का मतलब है कि आप जानते हैं जब हम लोग का देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 85% जनसंख्या जो है देश की अपना लाइवलीहुड जो है कैसे कमाती थी, कैसे जो है उसको मिलता था कोई भी चीज, तो उसका था एक उपाय, वो था एग्रीकल्चर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझते हैं आप लोग। डायरेक्टली मतलब जैसे मैं खेती कर रहा हूं तो मैं प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूं खेती से, लेकिन आप खेती नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप खाद बेच रहे हो, आप बीज बेच रहे हो, तो भी तो आप खेती से ही जुड़े हुए हो ना, खेती का ही एक रूप का संपादन कर रहे हो। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खेती से जो लोग जुड़े हुए थे, उस तरह पूरे देश में जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत भाग था उस समय, 85%। अभी कितना है, अभी लगभग जो है 60% से 65% के बीच जो है जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। डेफिनेटली आप यह समझ सकते हैं कि जो है प्रतिशत घटा है। घटेगा, जब लोगों का प्रतिशत घटा है तो भूमि का जो उपयोग है उसमें भी परिवर्तन आया है। आज आप देखते होंगे या सुनते होंगे, गांव में भी जो है जाते होंगे, देखते होंगे कि फलना का बेटा जो है इंजीनियर बन गया है, तो फलना का बेटा दिल्ली में कमा रहा है ना, है ना। आप जो है ये सब बातें सुनते होंगे, सुनते हैं बहुत कम है कि फलना का बेटा खेती कर रहा है। नहीं, आज किसान भी जो है क्या कर रहा है, अपने पुत्रों को या जो भी हो, जैसी भी मानसिकता हो, कृषि के जगह जो है द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो है लोग तलाश कर रहे हैं रोजगार की, जिसके कारण प्राथमिक सेक्टर में भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। आप यदि अपने आसपास के सराउंडिंग को भी देखेंगे तो ये परिवर्तन आपको जो है साफ दृष्टिगोचर होगा। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, समझने का टॉपिक है भू उपयोग में परिवर्तन, और ये अपने दिमाग यदि जो है आप दिमाग को खर्चा कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा, तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि वर्तमान समय में जो है भूमि का उपयोग में किस प्रकार से परिवर्तन आया है। अभी जो यहाँ आसपास का जो इलाका था, कुछ वर्ष पहले 20-25 वर्ष पहले जो है कहीं धान की खेती वगैरह हुआ करती थी, जब धान का खेत बहुत ज्यादा था। आपके यहीं बगल में जो है ये सब जो एरिया था, सराउंडिंग एरिया, ये सब जो है खेती बाड़ी का एरिया था। और आज जरा एक बार घूम करके देख लीजिए, क्या वहां पर जो है धान उगता है क्या? आपको तो खेत भी नहीं दिखेगा वहां पर। क्या बन गया है वहां? बड़े बड़े मकान बन गए हैं, है ना, फ्लैट बन गया है, दुकान बन गया है। तो क्या हुआ, भू उपयोग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। भूमि का कहां उपयोग कृषि कार्य में हो रहा था, अब रिहायशी इलाकों के लिए हो रहा है, अब जो है व्यावसायिक प्रदेश के लिए हो रहा है, कई फैक्ट्रियां डाल दी गई है, औद्योगिक कार्यों के लिए हो रहा है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि बदलते हुए समय के साथ लोगों का जो है ना पलायन किधर हो रहा है, तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों की ओर जो है गमनागमन के कारण जो है भूमि के उपयोग में परिवर्तन आ रहा है। यदि एग्जाम में जो है भू उपयोग परिवर्तन के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए तो किताबी लैंग्वेज के बजाय जो है आप अपने जो है जो अनुभव है आपका कि भूमि के उपयोग में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, उसको बिल्कुल सजा करके जो है सिलसिलेवार ढंग से एक बार प्रैक्टिस पहले से कर लेंगे और उसी हिसाब से जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले आते हैं, साझा संपत्ति संसाधन की बात करते हैं, यानी जो है कॉमन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। साझा संपत्ति संसाधन किसको कहते हैं? कॉमन का मतलब क्या होता है या साझा का मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब जो मेरा नहीं, आपका नहीं है, हम सभी का है, उसको कॉमन कहते हैं ना।
जो सभी लोग यूज कर सकते हैं उसी को कॉमन कहते हैं। साझा भी उसी को कहते हैं। पंजाब वगैरह में साझा चूल्हा, सांझा चूल्हा या साझा चूल्हा चलता था पहले, है ना। वहां पर जो है ईंधन की कमी के कारण गांव में जो है 2-4 घर मिल करके जो है एक ही चूल्हा जलता था और शाम में सब लोग गप भी करती थी महिलाएं और रोटियां वहीं बनाई जाती थी, सब रोटी बना करके वहां साझा। साझा कुआं भी होता था, ग्राम में एक बड़ा कुआं होता था और गांव के सभी लोग वहां पर जो है पानी भरने के लिए आते थे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गांव में चारागाह होता था और उसमें किसी एक का नहीं बल्कि जो है सभी का। आजकल आप लोगों के यहाँ कम्युनिटी हॉल होता है, सामुदायिक भवन होता है, ये सब क्या है, ये सब भी जो है कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। तो ये सब छोटे स्तर पर जो है कॉमन प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। किताब के अनुसार यदि वैश्विक साझा संपत्ति संसाधन की बात करें तो हम लोग जो है खुला समुद्र को ले सकते हैं। खुला समुद्र किसको कहते हैं? जो हमारी समुद्री सीमा होती है, उस समुद्री सीमा से लेकर 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है ये 200 किलोमीटर का जो एरिया होता है ये आपके नियंत्रण का क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर कोई दूसरा जो है देश प्रवेश नहीं कर सकता है आपकी अनुमति के बगैर। तो आपकी अनुमति के बगैर यहां कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। जबकि जो है इसका जो इधर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये क्षेत्र क्या होगा, ये जो है कॉमन प्रॉपर्टी हो जाएगा। यानी कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, चाहे आपका पाकिस्तान यहाँ पर इस जल क्षेत्र में घूमे, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये जो है क्या है, ये जो है कॉमन एरिया हो गया, है ना। ये हो गया कॉमन प्रॉपर्टी एरिया। दैट्स वाई यहां पर जो है हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है। और भी उदाहरण हम ले सकते हैं इसके संदर्भ में। और उदाहरणों में कौन सा उदाहरण ले सकते हैं? तो और उदाहरण में हम लोग साझा संपत्ति का एक तो देख लिए, समुद्री सीमाओं को देखें। दूसरा जो है एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं बाह्य अंतरिक्ष, खुला अंतरिक्ष जिसको कहते हैं। उस अंतरिक्ष का उपयोग भी जो है सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है, किसी भी देश द्वारा किया जा सकता है, वो हो गया। इसके अलावा आप अंटार्कटिका का नाम सुने होंगे। हालांकि जो है कुछ कुछ देश जो अंटार्कटिका पर अपना दावा करते हैं, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो भी एक उदाहरण हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जिस पर जो है वैश्विक साझेदारी होती है, यानी कॉमन जो है प्रॉपर्टी रिसोर्स के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, तो आई होप आपको समझ में ये बात आ गई होगी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होता है। चले आते हैं भारत में फसल ऋतुओं को, जो है ये एक टॉपिक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग खंड में बनाएंगे। फिर अगला पार्ट में इसका बचा हुआ जो चैप्टर का जो बचा हुआ भाग होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो है एक और टॉपिक ले लेते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं भारत में फसल ऋतु। तो फसल ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो भारत में फसल ऋतुओं को कितने वर्गों में आप बांट सकते हो? तो 3 भागों में, रबी, खरीफ और जायद। ये 3 जो है फसल ऋतुएं होती हैं भारत में कॉमनली। यह 3 फसल ऋतुएं हैं। कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद की फसल ऋतुएं। अब यहां पर देखिए सीक्वेंस को याद रखने, इसका जो है फसल का जो है ऋतु में कौन सा महीना में कौन सा फसल ऋतु आता है, इसको याद रखने के लिए मैं बहुत कॉमन सा जो है एक आपको ट्रिक बताता हूं। वो ट्रिक क्या है, ये रवि जो है ना कौन है, आपका दोस्त है ना। रवि कौन है, आपका दोस्त है, और ये दोस्त आपसे मिलने आ रहा है दुर्गा पूजा में। दुर्गा पूजा में मिलने के लिए आपसे आ रहा है। दुर्गा पूजा जो है किस मंथ में मनाया जाता है? मोस्टली अक्टूबर में मनाया जाता है, ज्यादातर समय अक्टूबर में मनाया जाता है। तो ये आपसे अक्टूबर में मिलने के लिए आ रहा है। कौन? आपका दोस्त रवि अक्टूबर में मिलने आ रहा है। और कब तक रुकेगा आपके साथ? होली तक। होली मना के ही हो जाएगा। रवि आ रहा है आपके पास दुर्गा पूजा में, मगर होली मना के जाएगा। और होली मोस्टली कब तक होता है? मार्च तक होता है ना, मार्च के महीने में होता है। तो अक्टूबर से मार्च का जो समय है वो रबी फसलों का समय होगा, ठीक है। रवि आपका दोस्त हो गया, दुर्गा पूजा में आया और जो है होली में जाएगा भाई, ठीक है। तो दुर्गा पूजा इन अक्टूबर और होली इन मार्च। तो जो है अक्टूबर से जो है मार्च का जो समय होगा वो क्या होगा? रबी फसल की ऋतु का समय होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग जो है जायद की बात कर लेते हैं। आया है तो जाएगा भी, आयद तो जायद, है ना।
तो जायद है, वो जाएगा कब जाएगा भाई? तो अब मार्च हो गया, होली मना लिया, तब जाएगा भी। तो जाएगा तो कोई आपके घर से जाएगा तो कुछ देंगे ना उसको, तो दो चीज कुछ दे दीजिए, है ना। याद रखिएगा कि दो चीज कुछ दे देना है, दो चीज लेके जाएगा, है ना। संदेश देते हैं हम लोग, कोई लोग जब जाते हैं तो दो चीज जो है जाएगा। तो दो चीज जब जाएगा तो वो दो चीज जो है कौन सा हो जाएगा? मार्च में जा रहा है तो अप्रैल और मई हो जाएगा, है ना। अप्रैल और मई जायद के लिए, तो यहां पर एकदम लिख सकते हैं हम लोग, अप्रैल और मई का महीना जो है वो किसका जो है ऋतु होगा? जायद फसल की ऋतु होगी। अब बच जाता है, वो चला गया, अब एक नया फसल ऋतु कौन सा बच गया? नाम यदि आपको याद होगा तो वो खरीफ फसल की ऋतु होगी। तो अब मई के बाद क्या आ जाएगा? जून आ जाएगा। तो जून से लेकर सितंबर तक का जो समय रहेगा वो जो है खरीफ ऋतु का जो है फसल ऋतु रहेगा। तो इस तरह आप सीक्वेंस में कभी गड़बड़ी नहीं होगी यदि आप इस तरह कॉमनली याद रखेंगे तो। क्योंकि क्या होता है ना, ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा आदमी भूल जाता है कि अरे रबी का फसल ऋतु कौन सा महीना में है ना। तो इसलिए मैंने जो है ये ट्रिक के माध्यम से आपको बताया कि रबी आपका दोस्त है, अक्टूबर में आएगा और मार्च में जाएगा, यानी दुर्गा पूजा में आएगा, होली में जाएगा, और जाएगा तो दो चीज दे दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अप्रैल और मई दे दिए आप उसको, वो लेके चला गया, और उसके बाद आप अपना काम धंधा में लगेंगे जून से लेकर सितंबर तक। और इसमें क्या उगाएंगे आप? अब देखिए यहाँ पर कॉमनली जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया कि धान जो है कौन सा फसल ऋतु का फसल है ना। तो अब आपको धान के बारे में यदि आपको पता होगा, धान जो है ना बहुत ज्यादा पानी का जरूरत होता है उसको, है ना। पानी का जरूरत होता है, पानी उसमें लगता है ज्यादा। तो पानी कौन सा महीना में ज्यादा मिलेगा? जून महीना में मिलेगा। तो जून महीना में मिलेगा तो धान कौन सा फसल का ऋतु होगा? कौन सा फसल का ऋतु होगा? तो धान जो है खरीफ का हो जाएगा, पानी बरसेगा तभी ना धान होगा। तो ये जब खरीफ का हो जाएगा तो रबी जो है गेहूं, उसका ऑपोजिट रबी जो है गेहूं। ये दो तो कॉमनली पूछा जाता है। इसके अलावा दलहन वगैरह को भी कम पानी की आवश्यकता होती है, तो कम पानी कब मिलेगा आपको? अक्टूबर से मार्च में मिलेगा, तो दलहन की फसलों के लिए योग्य हो जाएगा। और यदि आप जायद की बात करेंगे ना, तो इसमें फल सब्जी ये सब जो है और चारा वनस्पति वगैरह जो है सबसे ज्यादा जायद के समय में जो है उगता है। तो इस तरह से सीक्वेंस को आप याद करके जो है बढ़िया से जो है इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने जो है इस चैप्टर में जो है कुछ चीजें देखी, जैसे भू राजस्व अभिलेख द्वारा भूमि का जो वर्गीकरण किया गया था वो 9 संवर्गों में किया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने भू उपयोग में जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन क्यों आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देखा। साथ ही साथ जो है साझा संपत्ति यानी कॉमन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। और भारत में फसल ऋतुओं को जो है और उसके कौन से महीने में कौन सी फसलें होती है इसको भी समझने का प्रयास किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर करेंगे। और इसका जो है अगला पार्ट भी हम लोग बनाएंगे। अभी लेसन में जो है कई टॉपिक्स बाकी हैं, तो जरूर जो है हम लोग इसका अगला पार्ट में जो है लेसन को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के लिए भी अलग से मैं आप लोगों को परीक्षा उपयोगी वीडियोस जो है तैयार करके दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।